हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इकोनॉमिक बॉटनी की इस क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं नारियल या कोकोनट के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारियल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथ ही साथ बहु उपयोगी फल व वृक्ष है। इसका हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाग किसी न किसी काम में जरूर आता है और इसको हम श्रीफल के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस क्लास में हम नारियल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं बॉटनिकल नेम से। पादप का अगर हम बॉटनिकल नेम देखें तो नारियल का बॉटनिकल नेम होता है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा इसका बॉटनिकल नेम है। और इसके कुल की अगर बात की जाए तो ये पामेशी कुल का पादप है, क्योंकि ये जो पौधा होता है वो पाम लाइक होता है, पाम है एक प्रकार का ये, तो इसीलिए इसको पामेशी कुल में रखा गया है। इसके पश्चात अगर हम इसका उपयोगी पादप भाग की बात करें तो वैसे तो इसका उपयोगी पादप भाग कह सकते हैं कि प्रत्येक जो भाग है पादप का वो काम का है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम यूज देखें तो वो फल का यूज है, जिसको हम विशेष करके तेल के लिए उपयोग में लाते हैं। साथ ही साथ चूंकि फल है तो खाने के लिए भी काम में लिया जाता है। और वैसे तो प्रत्येक भाग का चूंकि यूज है ही, लेकिन फल जो है वो सबसे ज्यादा काम का है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम बॉटनी ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या इसका इतिहास है और कहाँ कहाँ पर ये वर्तमान में वितरित है। सबसे पहले अगर हम ओरिजिन या इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में वैज्ञानिक एकमत नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह दक्षिणी व मध्य अमेरिका का पादप है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एशिया की उत्पत्ति का पादप है, विशेषकर दक्षिणी पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें, इंडोनेशिया और उसके आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें मलाया और ये सब आते हैं। तो इस बारे में जो है वैज्ञानिक स्पष्ट तौर पर कहने में सक्षम है कि ये कहाँ का पादप है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि हम इसकी उत्पत्ति जो है दो विविध जगहों से मानी जाती है। एक तरफ जो है अमेरिका से मानी गई है तो एक तरफ एशिया से मानी गई है। अमेरिका से उत्पत्ति मानने वालों में यह है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो दक्षिणी और मध्य अमेरिका जो महाद्वीप है वहां से हुई, और बाद में जो है ये एशिया और विश्व के अन्य जगहों पर समुद्र के द्वारा पहुंचा था। एशिया उत्पत्ति के मानने वालों में से ये है कि पहले इसकी उत्पत्ति एशिया में हुई है, उसके पश्चात जो है ये विश्व के अन्य जगहों पर पहुंचा। हालांकि श्रीलंका, भारत और जो इंडोनेशिया और इस तरीके के जो देश हैं उनमें 3000 वर्ष से अधिक समय से नारियल को कृषित किया जा रहा है। तो ऐसे में एशिया उत्पत्ति जो है इसकी प्रमाणित भी होती है। वर्तमान में अगर हम देखें इसका अगर वितरण की बात करें तो विश्व में लगभग 95 से अधिक देशों में नारियल को कृषित किया जाता है, जिनमें से इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, चीन और भी जो है अन्य देश जिनमें अमेरिका के हैं, इसके अलावा एशिया के कई देश सम्मिलित हैं। तो इन सभी देशों में जो है ये नारियल कृषित किया जा रहा है। अगर हम देखें विश्व में तो सबसे ज्यादा जो नारियल उत्पादन करने वाला देश है वो इंडोनेशिया है, उसके पश्चात फिलीपींस का स्थान आता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादन करने वाला देश है। तो ऐसे में हमारे भारत जो देश है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है नारियल की पैदावार के लिहाज से हम देखें तो। हमारे यहाँ पर अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो कोस्टल एरिया है वहां पर नारियल की खेती की जाती है। विशेषकर जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं जैसे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
ये जो कोस्टल रीजन है इनमें सभी में कृषि की जाती है। केरल जो है वो भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादन करता राज्य है। केरल में सबसे ज्यादा नारियल जो है वो पैदा किया जाता है। तो ऐसे में जो है यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्पादन की दृष्टि से, नारियल के हिसाब से देखें तो हम, क्योंकि नारियल की जो फसल है वो समुद्र के जो तटीय किनारे हैं वहां पर सबसे अच्छी होती है। तो ऐसे में जो दक्षिण भारत के राज्य है वो इस मामले में अग्रणी है। तो ये तो बात हो गई इस पादप की उत्पत्ति की और वितरण की। उत्पत्ति और वितरण के बाद में अब हम बात करेंगे पादप के बॉटनिकल कैरेक्टर्स की या वानस्पतिक लक्षणों की। अगर हम पादप के वानस्पतिक लक्षणों को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पादप के बाह्य स्वरूप की। पादप का अगर हम बाह्य स्वरूप देखें तो पादप जो है जिस तरीके का खजूर का पेड़ होता है ठीक उसी प्रकार का एक पाम लाइक ट्री होता है जिसकी लंबाई काफी अधिक होती है, लगभग 20 से मीटर या उससे अधिक ऊंचाई का यह पादप होता है। यह पादप जो है वो अशाखित होता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है नारियल का। तो जो तना है यह तना अशाखित होता है, जिसको अनब्रांच कह सकते हैं। तो ये अनब्रांच जो है तना पाया जाता है और इस तने के ऊपर पत्तियों का क्राउन या मुकुट जो है लगा हुआ होता है। पत्तियों की अगर हम संख्या देखें तो ज्यादा नहीं होती है ऊपर क्राउन में, लगभग 25 से 30-40 तक पत्तियां रहती हैं ऊपर लगी हुई, जो कि एक क्राउन रूप में लगी हुई होती है। तना जो रहता है वो अशाखित जैसा कि आपको बताया होता है, या फिर कई बार ये एक तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है या फिर ये बिल्कुल सीधा रहता है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो जो पत्तियां हैं उनके निशान पाए जाते हैं, लीफ स्केल्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। पत्तियों के जो एक तरीके से आधारी जो भाग है इसके ऊपर संलग्न रहते हैं, पत्तियां बाद में हट जाती है। तो ऐसे में लीफ स्केल्स इस पूरे तने के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। पादप की लंबाई जो कि काफी रहती है। पादप का निचला भाग जो है वो अपस्थानिक जड़ों के द्वारा घिरा रहता है। और तने की बाद में अब हम बात करते हैं पत्तियों की। तो इस पादप पे जैसा कि आपको बताया तने के शीर्ष भाग में पत्तियों का क्राउन लगता है, मुकुट के रूप में पत्तियां पाई जाती हैं। और पत्तियां जो होती हैं यहाँ पर वो संयुक्त पिच्छाकार पर्ण पाई जाती हैं जो काफी लंबाई की रहती हैं। काफी लंबाई पत्तियों की पाई जाती है, यहाँ तक कि 1 मीटर से लेकर के ये पत्तियां 3 मीटर तक लंबी होती हैं। और पत्तियां जो होती हैं जैसा कि आपको बताया संयुक्त पिच्छाकार होती हैं, इनके पिच्छकों की लंबाई भी काफी रहती है। और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये पत्तियां पिच्छाकार पाई जाती हैं। पिच्छक जो है दोनों तरफ लगे हुए होते हैं और इस तरीके से ये पत्तियां ऊपर समूह में लगी हुई होती है। अगर हम बात करें आगे इसके वनस्पतिक लक्षणों में, तो इन पत्तियों की कक्ष से जो है पुष्पक्रम विकसित होता है और इसमें स्पेडिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है। इस स्पेडिक्स पुष्पक्रम में जो कि यहाँ से विकसित होगा, इसमें आधार की ओर लगते हैं मादा पुष्प और शीर्ष की ओर लगते हैं नर पुष्प, जो कि समूह में विकसित होते हैं। नर पुष्पों की संख्या ज्यादा होती है, मादा पुष्प जो है 10 से लेकर के 50 की संख्या में लगते हैं। हालांकि शुरू में जो है ये स्पेथ द्वारा परिबद्ध रहता है स्पेडिक्स पुष्पक्रम। तो इस तरीके से जो है नर और मादा पुष्प जो है एक ही पुष्पक्रम पर संयुक्त रूप से लगे हुए होते हैं। और पुष्पन की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है लगभग 4 से 5 साल में पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है, जो कि 50 वर्ष तक लगभग जारी रहती है और फल उस दौरान आते रहते हैं। अगर हम देखें तो जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के पश्चात जो है इसमें फलों का निर्माण होता है। फल जो यहाँ पर पाया जाता है वो ड्रुप फल होता है, जो कि काफी बड़ा होता है, लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम वजन का होता है। शुरुआती अवस्था में हरे रंग का होता है। हम यहाँ पर फल की थोड़ी सी स्ट्रक्चर भी जानेंगे।
यहाँ पर जो फल लगेंगे वो जिस तरीके से पुष्पक्रम में होता है मादा पुष्पक्रम, वहां पर जिस तरीके से मादा पुष्पक्रम गुच्छों में लगता है, ठीक उसी प्रकार फल भी जो है एक मोटे पुष्पक्रम, जो एक तरीके से अक्ष होती है पुष्पक्रम की, उस पर संलग्न होते हैं। ये पग अक्ष जो है काफी मोटा और मजबूत होता है, जिस पर पुष्प लगे हुए थे। हालांकि ये जो है शाखित होता है, तो ठीक उसी प्रकार जो है एक तरीके से शाखित अवस्था में ये फल लगते हैं और एक मोटे अक्ष से फल जो है वो लटके रहते हैं। इन फलों का अगर हम देखें लगना, तो ये 5 से 6 वर्ष की अवस्था में लगने शुरू हो जाते हैं, जो कि काफी लंबे समय तक, जैसा कि आपको बताया 40 से 50 वर्ष तक जो है ये फल लगते रहते हैं। और फलों का लगना पूरे वर्ष भर चलता रहता है। फल की अगर हम बात करें तो फल को अगर हम देखें तो फल आपने लगभग सभी ने नारियल का देखा होगा। नारियल के फल में हमें अगर देखें तो तीनों परतें देखने को मिलती हैं। बाह्य फलभित्ति की अगर हम बात करें, जिसको हम एक्जोकार्प कहते हैं या बाह्य फलभित्ति, वो हरे रंग की होती है और चिकनी होती है, चमकदार रंग की होती है एक तरीके से ये। और मध्य फलभित्ति अगर हम बात करें तो मध्य फलभित्ति जो होती है ये इसके रेशे का मुख्य स्रोत है, और साथ ही साथ यह जो कह सकते हैं कि रेशे में होती है, थोड़ी सी दृढ़ होती है। और अंतर फलभित्ति है जिसकी जो एंडोकार्प है वो एक कठोर काष्ठीय होती है और काफी मोटाई ली हुई होती है, जो कि सॉलिड एंडोस्पर्म के जस्ट ऊपर पाई जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं नारियल के 2 पार्ट जो है किए हुए हैं। इसमें अगर हम सबसे बाहर की ओर देखें तो यहाँ पर जो है पाई जाएगी बाह्य फलभित्ति। ये मीजोकार्प है। मीजोकार्प जो होती है, जैसा कि अभी आपको बताया कि ये रेशे में होती है और ये कोयर का मुख्य स्रोत है, जो कि जिससे हम रेशा प्राप्त करते हैं। इस रेशे का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। और एंडोकार्प जो होता है वो काष्ठीय होता है। इसी एंडोकार्प से सॉलिड एंडोस्पर्म जो है वो दृढ़ता से संलग्न होता है। सॉलिड एंडोस्पर्म के बाद अगर हम देखें तो फल में गुहिका पाई जाती है, जिसमें द्रव पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम कहते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म। और ये लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है वो पेय पदार्थ के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है, जिसे नारियल पानी भी कहते हैं, और बहुत ही ऊर्जावान और साथ ही साथ पोषक पदार्थों से युक्त होता है ये। अगर हम इसमें एंडोकार्प में देखें तो एंडोकार्प या अंतफलभित्ति जो है, इसकी अगर हम अगली सतह पर देखें तो इस तरीके से 3 बड़े छेदनुमा संरचना हमें दिखाई देती है, जिनको हम आइज कहते हैं। इनमें से एक बड़ी होती है और 2 छोटी होती है। इनमें से बड़ी वाली के नीचे जो है वो भ्रूण उपस्थित रहता है, और साथ ही साथ 2 जो रहती हैं इसके पास में रहती हैं। तो इस तरीके से जो अगले शीर्ष भाग पर ये 3 जो आइज हैं वो उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्जोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, तीनों ही जो फलभित्तियां हैं वो हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ सॉलिड एंडोस्पर्म और लिक्विड एंडोस्पर्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये फल आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नारियल के वृक्ष पर लगे हुए होते हैं, जिनको समय समय पर तोड़ा जाता है। और इनको तोड़ने का जो समय है वो डिपेंड करता है कि हम किस उपयोग के लिए तोड़ रहे हैं। नारियल पानी के लिए तोड़ रहे हैं तो इनको हरी अवस्था में तोड़ा जाता है, और अगर हमको प्राप्त करना है इनसे खोपरा तो इनको बाद में तोड़ा जाता है। अब पौधे के वानस्पतिक लक्षण को जानने के पश्चात बात करेंगे हम इसके कल्टीवेशन की या खेती करने की, किस तरीके से इसकी खेती करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके की जलवायु और मृदा इस पौधे के लिए चाहिए। तो जलवायु की बात करें तो ये पादप जो है जलवायु के लिहाज से अगर कहें तो हम एक तरीके से गर्म जलवायु का पादप है, लेकिन साथ ही साथ जो समुद्र के जो कोस्टल रीजन है या तटीय क्षेत्र हैं उनमें इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। मिट्टी की बात करें तो वैसे तो हर प्रकार की मृदा में जो है नारियल को उगाया जा सकता है, चाहे वो लेटराइट मृदा हो, चाहे वो एलुवियल सॉइल्स हो, और साथ ही साथ चाहे रेतीली मृदा हो या फिर वो थोड़ी चिकनी मिट्टी हो। हर तरह की मृदा में लगभग उगाया जा सकता है, लेकिन दोमट जो मृदा है वो इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी रहती है। जो एलुवियल सॉइल है, समुद्र के जो किनारे विशेषकर जो क्षेत्र है उन पर इसकी खेती बहुत अच्छी होती है।
और तापमान अगर हम देखें तो लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो काफी अच्छा रहता है। एक तरीके से सम मौसम जो है समुद्री किनारों पर जो पाया जाता है वो इसकी खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है। और सूर्य का जो प्रकाश है वो जरूरी होता है ऐसे में, जो कि वहां पर उपलब्ध होता ही है। तो एक तरीके से मध्यम तापमान और मध्यम जो है सूर्य की रोशनी इस फसल के लिए काफी उपयुक्त रहती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सिंचाई के हिसाब से देखें तो लगभग 100 से लेकर के 250 सेंटीमीटर वर्षा इस फसल के लिए उपयुक्त रहती है। तो ये तो हो गई बात इस फसल की आवश्यकताओं की। और जो है अब हम बात कर लेते हैं कि खेती किस तरीके से करें नारियल की। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो है उत्तम किस्म का चुनाव करके, उसके बीजों का चुनाव करके सबसे पहले तो जो है क्यारियों में पौध तैयार की जाती है, जिसके लिए नारियलों को लगा दिया जाता है। इसका जो प्रवर्धन हम करते हैं वो बीजों के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है, सीड्स के द्वारा जो है इसका प्रवर्धन किया जाता है। इसके लिए अच्छी किस्म के, जो भी अच्छी किस्म हमको चुननी है अपने क्षेत्र के हिसाब से, उन सीड्स को लगा दिया जाता है। और जब यह पौधा 9 से 10 महीने का हो जाएगा तो ऐसे में इसको पहले से तैयार जो गड्ढे हैं उनमें स्थानांतरित किया जाएगा। और यह कार्य जो किया जाता है वो जून जुलाई के महीने में किया जाता है। विशेषकर उस समय कह सकते हैं कि मानसून के प्रारंभ में कार्य किया जाता है। गड्ढों को तैयार करने के लिए जो है एक उपयुक्त माप का जो गड्ढा है, लगभग ये कह सकते हैं कि 2 से 2.5 फुट से 3 फुट तक गहरा और लगभग इसी लंबाई चौड़ाई का ये गड्ढा होता है, जिसमें कार्बनिक खाद जो हमारी होती है उसको डाल दिया जाता है। साथ ही साथ जो विशेष प्रकार के, मैं कह सकते हैं कि तरह कीटनाशी या इनका जो अन्य उपचार है वो कर दिए जाते हैं। तो इन गड्ढों में एक निश्चित दूरी पर, लगभग 20 से 25 फीट की दूरी पर इन गड्ढों को बना करके इसमें 9 से 10 माह पुराने, जो कि लगभग 3 से 4 पत्ती युक्त पौधे होते हैं, उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। समय समय पर फसल की जो है इसमें सिंचाई की जाती है, पौधों की देखभाल की जाती है। बहुत ज्यादा वर्षा या बहुत ज्यादा अधिक पानी इस फसल के लिए नुकसानदायक होता है, तो ऐसे में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। प्रति वर्ष लगभग 5 से 6 पत्तियां अगर पौधे में आ रही हैं तो पौधा जो है स्वस्थ माना जाता है, उसकी स्वस्थ वृद्धि मानी जाती है। लगभग 5 से 6 वर्ष का जब पादप हो जाएगा तो ऐसे में जो है उसमें पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है, नारियल देने के लिए तैयार हो जाता है। लगभग 5 से 6 साल पुराने पौधे से हम नारियल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की किस्म बोई है, क्योंकि नारियल की अलग अलग किस्में हैं, बोनी किस्में हैं, इसके अलावा लंबी किस्में हैं या संकर किस्में हैं, तो वो किस्म के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन आमतौर पर 5 से 6 महीने में, 5 से 6 साल में जो है पादप फल देने के लिए तैयार हो जाता है। और यह जो है कार्य चलता रहता है प्रत्येक वर्ष और काफी लंबे समय तक। तो खेती के दौरान जो है हमें विशेष जो है कीटनाशकों का, इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस फसल में कई सारे रोग लग जाते हैं। तो ऐसे में इन चीजों का उपचार करना भी अति आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो खेती की अन्य आवश्यकता है, चाहे वो सिंचाई की, चाहे अन्य चीजों के रखरखाव की, वो भी हमें ध्यान देनी होती है। तो ये तो बात हो गई कल्टीवेशन की या खेती की। इसमें जो है एक चीज यहाँ पर हम और ऐड कर दें कि जब इसमें पुष्प लगते हैं तो पुष्प जो है इसमें अधिकतर कह सकते हैं कि एक तरीके से झड़ते हैं। बहुत कम पुष्प जो है नारियल में परिवर्तित हो पाते हैं। जब नारियल उचित आकार का हो जाता है तो इन्हें तोड़ लिया जाता है। और यह जैसा कि आपको पहले बताया, तोड़ने का कार्य डिपेंड करता है किस पर्पज के लिए नारियल को काम में लिया जा रहा है। नारियल पानी के लिए अगर काम में लिया जा रहा है तो उसको थोड़ा हरी अवस्था में तोड़ा जाता है, खोपरा बनाने के लिए बाद में तोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इनको जो है तोड़ लिया जाता है समय समय पर। और यह कार्य जो है साल में कई बार जो है किया जाता है। कल्टीवेशन के बाद में हम बात कर लेते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन की, कि किस तरीके से तेल निष्कासन किया जाता है। इसका तेल निष्कासन के लिए जो है जो पके हुए नारियल हैं उनको काम में लिया जाता है। और पके हुए नारियल जो कि सूख चुके होते हैं उनको सुखा दिया जाता है। सूखने के पश्चात जो इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि हम मीजोकार्प है उसको हटा दिया जाता है, जो मध्य फल भित्ति थी। और जो
एंडोकार्पस को तोड़ करके इसके अंदर से जो एंडोस्पर्म था, जो कि सॉलिड जो है एंडोस्पर्म है, वो अब सूख कर कठोर हो जाता है। उसको हम एक तरीके से गोला या खोपरा के नाम से जानते हैं, और इसमें से ही तेल निकाला जाता है, इस खोपरा में से। और इस खोपरे में अगर हम देखें तो लगभग 60% तक तेल होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो है चीजें इसमें पाई जाती है। नारियल का जो तेल है वो एक उत्तम किस्म का तेल माना जाता है, अच्छे किस्म का तेल माना जाता है। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के वश्य अम्ल पाए जाते हैं, जैसे कि लॉरिक एसिड की मात्रा इसमें होती है लगभग 40 से 45% तक। इसके अलावा मिस्टिक एसिड है, पामेटिक अम्ल है, इसके अलावा आपका कैप्रिलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, ओलिक एसिड है और लिनोलिक अम्ल है। ये सभी अम्ल इसमें जो है वो पाए जाते हैं अलग अलग प्रतिशतता के लिहाज से। और तेल का जो निष्कासन है वो जो है एक्सपेलर द्वारा किया जाता है, या हाइड्रोलिटिक प्रेशर वहां पर जो इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसके माध्यम से तेल जो है वो अलग हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो जो बचा हुआ जो इनके बाद में तेल है उसको निकालने के लिए अन्य केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, एक तरीके से सॉल्वेंट मेथड उसमें काम में ली जाती है। तो पूरा जब तेल निकल जाता है तो बाकी की जो है खली रह जाती है, और इस प्रकार जो प्राप्त तेल होता है उसको विविध उपयोग के लिए काम में लिया जाता है। तेल निष्कासन जो है पूरा कार्य लगभग मशीनों की सहायता से ही किया जाता है। इसके पश्चात अब हम बात कर लेते हैं इसकी इम्प्रूव वेराइटीज की, या इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है नारियल की। नारियल की जो उन्नत किस्में हैं वो कई प्रकार की हैं। मुख्य तौर पर 3 प्रकार की किस्में नारियल की चलती हैं, जिसमें बोनी किस्म है, लंबी किस्म है और इसके अलावा इसकी संकर किस्म है। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो लंबी किस्मों को देखें तो पश्चिम तटीय लंबी, या इसको हम WCL कह सकते हैं, वेस्टर्न कोस्टल लॉन्ग कह सकते हैं। पूर्व तटीय लंबी, तिप्तुर लंबी, अंडमान लंबी, अंडमान जायंट, इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप। बोनी किस्मों में देखें तो हम चक्काड़ ऑरेंज बोनी, चावक्काड़ ऑरेंज बोनी, चावक्काड़ हरी बोनी, और साथ ही साथ इसकी अगर हम संकर किस्मों को देखें तो लक्ष्य गंगा, हेरा गंगा, आनंद गंगा, ये इसकी जो है संकर किस्में हैं। इन किस्मों को बोकर के हम अच्छी मात्रा में नारियल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और ये फसलें जो है, ये किस्में जो है वो काम में लाई जाती हैं क्षेत्र के हिसाब से। अलग अलग क्षेत्र में कौन सी किस्म ज्यादा कारगर हो पाती है, तो ऐसे में वहां की परिस्थितियों को देखते हुए जो है किस्मों का चुनाव किया जाता है, और साथ ही साथ प्रत्येक किस्म की जो है अलग अलग क्वालिटी होती है। इम्प्रूव वैरायटी के बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि इस जो है नारियल के क्या क्या उपयोग हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नारियल एक बहु उपयोगी पौधा है जो हमें तीनों चीजें प्रदान करता है। अगर हम बात करें भोजन की, चाहे हम बात करें कपड़े की, और चाहे बात करें हम आवास की, तीनों ही प्रकार की जो है ये चीजें देने में सक्षम है, और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसको श्रीफल भी कहा जाता है। इसके उपयोगों को हम जान लेते हैं। सबसे पहला उपयोग इसका यही है कि इसका जो एक तरीके से कहें कि एंडोस्पर्म है, सॉलिड एंडोस्पर्म, जिसको हम खोपरा भी कहते हैं, उससे तेल निकलता है जो कि अच्छी क्वालिटी का तेल माना जाता है। यह तेल काम में आता है बॉडी मसाज के, नंबर 1। इसके अलावा यह काम में आता है अच्छी किस्म के साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम आदि बनाने में काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इस नारियल के तेल का प्रयोग जो है अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है, चाहे वो स्नेहक के रूप में देखें हम, या फिर मोमबत्ती के निर्माण में देखें, या अन्य के लिए जो है उद्योग से संबंधित प्रयोग देखें, तो वहां पर भी जो है काफी काम में लिया जाता है। नारियल की अगर हम मध्य फलवित्ती को देखें तो मध्य फलवित्ती जो है वो एक रेशे का प्रमुख स्रोत होती है, जिसको हम कोयर कहते हैं। इससे रेशा बनता है, ऐसे रेशा निकाला जाता है, और रेशा जो है वो दरियां, चटाइयां, इसके अतिरिक्त गद्दों में भरने के लिए, और साथ ही साथ रस्सियां बनाने के काम में आता है। और बहुत ही एक तरीका है कि व्यावसायिक महत्व का होता है यह।
इसका जो लिक्विड एंडोस्पर्म है या जिसको हम नारियल पानी कहते हैं वो पीने के काम में आता है और बहुत ही कह सकते हैं कि एक अच्छी किस्म का एक तरीके से पानी माना जाता है जो कि तरोताजा एक तरीके से रखता है और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में ठंडक देने वाला होता है और बहुत ही स्वादिष्ट जो है ये स्वाद में होता है। इसके अतिरिक्त जो है कच्चे नारियल गिरी को खाने के काम में लिया जाता है, विशेषकर जब ये व्हाइट कलर का जो है कच्चा होता है उस समय, तो इससे जो सॉलिड एंडोस्पर्म है नरम होता है उस समय ही, तो खाने के काम में लिया जाता है ये। और इसका जो ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो जैसा क्या होता है पीने के काम में लिया जाता है। अगर हम इसको देखें तो जो खोपरा होता है जो कि बाद में तैयार होता है, खोपरा जो है विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उनमें डाला जाता है। जैसे हम जो भी व्यंजन बनाते हैं तो उसमें इसका जो चूर्ण है वो काम में लिया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न जो मांगलिक कार्य होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, उनमें इस फल का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर जो है इसका खोपरा काम में लिया जाता है तो कहीं पर जो है इसका पूरा फल जो है वो काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो एंडोस्कार्प है जो कि काफी कठोर होती है, लगभग कटोरी के साइज में अगर हम बांटे इसको दो भागों में बढ़ जाती है, जो कि क्राफ्ट के आइटम बनाने के काम में आती है, बच्चों को खेलने के काम में आती है, इनको कलरफुल तरीके से पेंट करके सजावटी वस्तुएं बनाने के काम में भी जो है ये लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसका अगर हम स्टेम का प्रयोग देखें तो इस स्टेम का जो प्रयोग है वो किया जाता है खम्भों के निर्माण में, इनसे जो है बल्लियां बनाई जाती हैं एक तरीके से, क्योंकि सीधा होता है तो ऐसे में इसका विविध प्रकार के प्रयोग है, टिम्बर प्राप्त करने के काम में लाया जाता है। इसकी पत्तियां जो है वो पत्तियां बड़े काम की होती हैं जिनसे कि छप्पर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो मकानों की मैं कह सकते हैं कि उसके प्रयोग होते हैं झाड़ू बनाने में, या इसके अलावा हम देखें तो पंखे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विशेषकर जो गर्मियों के मौसम में हम हवा करते हैं तो ऐसे में पंखियों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, झाड़ू टोकरी इत्यादि बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा हम देखें तो नारियल जो है वो विभिन्न प्रकार के, जैसा कि आप बताया, धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसको काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि यह एक बहुत उपयोगी पादप है जिसका प्रयोग हम हर तरीके से कर सकते हैं। पीने को पानी भी देता है, ये खाने को मटेरियल भी देता है, साथ ही साथ एक तरीके से रहने के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो बड़े काम की होती हैं, मकान में छप्पर बनाने का इस तरह के कामों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये इसका जो रेशा है वो बहुत ज्यादा काम का होता है। तो ऐसे में इसके बहुत ज्यादा विविध उपयोग है और कह सकते हैं कि एक अद्भुत प्रकार का ये पादप और फल है। तो ये तो बात हो गई इसके उपयोगों की, और इसी के साथ आज की हमारी यह क्लास जिसमें हमने बात करी है नारियल की, यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको वीडियो का लेटेस्ट अपडेट जो है प्राप्त हो सके। थैंक यू।